नाइन्थ क्लास जैक बोर्ड परीक्षा 2022 गणित विज्ञान का टर्म 1 परीक्षा 5/5/2022 को संपन्न हो चुकी है। आइए देखते हैं कुल पूछे गए 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। उसको मिलाते हैं, हम लोग मिलाना आवश्यक है, तभी हम लोग अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि हमने कितना सही किया है और हमारा क्या स्थान परीक्षा में रहने वाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। चलिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 1 का 4, सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा 1 का 3, 1 का 3 हो जाएगा 0/4। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन संख्या परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4, 7/2। देखिए 2 से भाग देते हैं तो 2 3 6 और दशमलव आ जाएगा, यानी 3 दशमलव कुछ होगा, तो 3 और 4 के बीच में आपका हो जाएगा ये संख्या। तो 7/4, 7/2 ये जो है 3 और 4 के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तीसरा 6√5 गुने 2√5 बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा ये? तो 60 के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको हल करेंगे देखिए तो 6 गुने 2 और इधर √5 गुने √5, ये तो 6 दूना 12 और √5 को √5 से गुना करते हैं तो 5 हो जाता है, तो 12×5 = 60 हो जाएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा 2, 3 का 2। चौथा नंबर देखिए 5 जोड़ √5 इंटू 5 माइनस √5 बराबर होगा, देखिए अगर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो यह a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो अगर इसको पर बैठा देते हैं तो देखिए ये 5 प्लस √5 इधर हो जाएगा 5 माइनस √5, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 5² और प्लस माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 25 और इधर हो जाएगा इसका √5 को √5 से गुना करेंगे तो सीधे 5 हो जाएगा, 25 में से 5 जाएगा हो जाएगा 20, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20। देखिए उत्तर 20 है, 4 का 1। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 1/√2 के हर का परिमेयीकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो देखिए इसको परिमेयीकरण करना है, 1/√2 को परिमेयीकरण करेंगे तो इसमें आपको √2 को √2 में से रूट को हटा देना होगा, और इसके लिए √2 को √2 से गुना करेंगे, तो जितना से गुना करेंगे उतना ही से भाग भी देंगे, तभी जितना संख्या उतना ही रहे, कट जाने पर देखिए बात बराबर होगा। तो जब √2 से गुना किए इसको और √2 से इसमें भी ऊपर में भी गुना किए तो क्या हो जाता है, √2 को √2 से गुना करें 2 हो जाएगा। तो देखिए परिमेयीकरण हो गया, तो क्या हो जाएगा मान पूरा √2/2, यानी कि 5वां का 2। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन का रहा है 64 के पावर 1/2। तो 64 के पावर 1/2 का मतलब होता है √64। अब √64 का मतलब हो गया 8 के पावर 2 का रूट, तो 8 के पावर 2 का होता है 8 × 64, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1 8 बाहर हो जाएगा तो रूट टूट जाएगा, तो यानी 8 आंसर होगा। देखिए 64 का हो जाएगा 8, यानी 6 का हो जाएगा 4। चलिए 7वां नंबर, 7वां है 2 के पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/3। इसका मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 2/3 जोड़ 1/3, इसका मतलब हो जाता है 2 के पावर यहाँ 3 लघुत्तम और 2 जोड़ 1, इसका मतलब हो जाता है 2 के पावर 3/3, 3 3 कट गए, 2 के पावर 1 माने 2, तो आंसर हो जाएगा 2। देखिए 7 का हो जाएगा 2, 4 नंबर, 7 का 4। 8वां देखिए, निम्न में कौन बहुपद है? तो बहुपद का यहाँ मतलब हो गया कि जिसमें रूट के अंदर x नहीं हो। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी इसमें भी ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि x जो है रूट में है, यहाँ भी x जो है रूट में भी है, यहाँ भी चौथा में भी देखिए x जो है रूट के अंदर है, लेकिन तीसरा में देखते हैं 8वां का जो 3 होगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि x रूट के अंदर नहीं है, इसीलिए यह बहुपद है। और 9वां क्वेश्चन इसमें है, 9वां बहुपद 5x माइनस √7 का घात है। तो चूंकि देखिए यहाँ √7 के घात में कितना हो जाएगा, 1/2, लेकिन x की घात कितना है 1, तो बहुपद 5x माइनस 7 √7 का घात कितना हो जाएगा, x की पावर 1 है, यानी 1 हो जाएगा यहाँ, तो 9 का हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन संख्या 10, x = 0 के लिए बहुपद
5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा, क्या हो जाएगा? तो x का मान 0 रख दीजिए, इसका मान कितना निकल के आएगा? इसका मान निकल के आएगा 3, यानी 10 का हो जाएगा आंसर 2। चलिए क्वेश्चन संख्या 11, पी एक्स बराबर x प्लस 5 का शून्यक है, तो इसका शून्यक जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए p शून्य का मतलब क्या हुआ? x पी एक्स मैंने x के जगह पर 0 रख दीजिए, तो x प्लस 5 बराबर शून्य, मैंने x का मान 0, तो ये कितना हो जाएगा मान? इसका मान हो जाएगा x बराबर -5, ये हो जाएगा आपका -5। उसके बाद देखिए 12 नंबर, -5 का मतलब हो जाएगा 11 का 3। 12 नंबर, x प्लस 1 से x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा पता है? आप भाग दे करके देखिएगा, आपको प्राप्त होगा 1, तो यानी 12 का 2 हो जाएगा, 2 में 1 है ना, देखिए यहाँ, तो 12 का 2 आंसर। 13 है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड है। गुणनखंड अगर आप लोग जानते होंगे बनाना, गुणनखंड कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का 1। देखिए 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। 14 नंबर, x माइनस 1 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड हो तो के का मान होगा। तो इसमें के का जो मान है, अगर आप इसको बैठाइएगा इसमें इस फार्मूला में, तो इसका जो है सो माने एक्स माइनस 1 चूँकि दिए हुए समीकरण का ये गुणनखंड है, तो के का मान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 2, यानी कि 14 का 2 हो जाएगा आंसर। चलिए 15 नंबर, मूल निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक है तो 0 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, 1 हो जाएगा 15 का 1। 16 नंबर, बिंदु 0-5 स्थित है, तो देखिए 0-5 किस पर स्थित होगा? यहाँ पर x तो 0 है और y का जो मान है वो -5 है, यानी y एक्सिस पर होगा, यानी 16 का जो हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा, 16 का 2। चलिए 17 नंबर, 17 नंबर जो है वो 17 से 20 तक का जो सवाल है वो देखिए, ये दिए हुए जो ग्राफ है इस पर आधारित है, तो दिए हुए ग्राफ के आधार पर हमको आंसर देना है 17 से 20 तक का। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि 17 में बिंदु Q के निर्देशांक हैं, तो देखिए बिंदु Q जो है आपका यहाँ है बिंदु Q, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ x का मान 2 और यहाँ हो जाएगा y का मान -2, तो कौन है यहाँ पर? x का मान बिंदु Q, यहाँ है Q, तो बिंदु Q का इधर x हो जाएगा और बिंदु y का जो हो जाएगा वो इधर इसका वो -2 हो जाएगा, यानी 2 -2, 2 -2 कहाँ है? तो यहाँ है 2 - 2, ये हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, 17 का 1 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर है इसमें कि निर्देशांक -3 और 2, तो -3 और 2 इस द्वारा पहचाना गया बिंदु है, तो देखिए -3 और 2 में कौन हो जाएगा? -3 और 2, तो आप देखिए -3 और कह रहा है 2, तो -3 यहाँ है और 2 इधर है, यानी एस बिंदु होना चाहिए, यानी कि 18 का हो जाएगा 4, देखिए एस यहाँ है। चलिए 19 नंबर, बिंदु P का भुज है, तो बिंदु P, देखिए बिंदु P कहाँ है? तो बिंदु P यहाँ है, तो बिंदु P का भुज, भुज मतलब क्या हो गया? एब्सिसा, एब्सिसा मतलब हॉरिजेंटल लाइन, तो बिंदु P का जो हॉरिजेंटल लाइन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 19 का 1। देखिए 20वां नंबर, बिंदु R, बिंदु R जो है उसकी कोटि है, तो बिंदु R की जो कोटि है, कोटि का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, तो बिंदु R की जो कोटि हो जाएगा वो हो जाएगा -3, यानी 20 का 3। आ जाइए क्वेश्चन संख्या 21, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हो जाएगा आपका 21 का 2। देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। 22वां नंबर, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 हो 8, 2x प्लस 3y बराबर 8 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर a b एवं c का मान होगा, क्या हो जाएगा? तो 22 का हो जाएगा आंसर 3, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -8। चलिए उसके बाद आ जाइए 23 नंबर, x प्लस वाई बराबर 7 का हल है, तो इसका जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उत्तर नंबर 4, x का मान 3 और y का मान 4 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 देख लीजिए, x बराबर 4 और y बराबर 1 किस समीकरण का हल है? तो ये जो है x बराबर 4y का हल है। कैसे? तो देखिए x का मान जब आप 4 रखिएगा और y का मान 1 रखिएगा तो x बराबर आपको 4 हो जाएगा, और 4 को 1 से गुना होगा तो 4 एकम 4 बराबर हो जाता है, इसीलिए 24 का हो जाएगा 1। आइए 25 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं?
तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें एक्स भी हो और वाई भी हो। इसमें देखिए सिर्फ एक्स है, इसमें भी देखिए सिर्फ वाई है, इसमें सिर्फ एक्स है, लेकिन दूसरा देखते हैं इसमें एक्स और वाई दोनों है, यानी कि 25 का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर 26 है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष का समीकरण कौन हो जाएगा, तो एक्स अक्ष का समीकरण हो जाएगा आपका, देखिए एक्स बराबर ए नहीं होगा, वाई बराबर बी नहीं होगा, एक्स बराबर जीरो नहीं होगा, वाई बराबर जीरो जो होगा वो एक्स अक्ष का समीकरण होता है, याद रखिएगा। तो 26 का 4। उसी तरह से 27 नंबर देखिए, यदि 2 5 रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के का एक हल है तो के का मान है, तो के का मान जो हो जाएगा इसमें, अगर आप x का जगह पर 2 और y की जगह पर 5 रखिएगा तो के का मान आ जाएगा 9, तो 27 का 3 हो जाएगा, 27 का 3। 28 नंबर 40 डिग्री का पूरक कोण होगा, तो देखिए दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो उसको एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 डिग्री का पूरक कोण कौन हो जाएगा, 40 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 50 में 40 जोड़ने पर 90 हो जाता है, इसलिए 28 का 2 हो जाएगा। 29 नंबर 80 डिग्री का समपूरक कोण होगा, तो दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कहलाता है। तो 80 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 100 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो यानी 29 का हो जाएगा 3, 100 डिग्री, 29 का 3। अब देखिए 30 नंबर, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दूनी है, तो इसकी माप क्या हो जाएगी, तो इसकी माप जो हो जाएगी 120 डिग्री। इसको बना करके देख लीजिए आप कैसे बनेगा। एक कोण है, इसकी माप यानी कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, और कह रहा है एक कोण जो है x है और दूसरा कोण जो है 2x है, तो मैंने एक कोण की माप इसके संपूरक कोण का दुगुना, एक कोण की माप जो है x जो है उसका संपूरक कोण का दुगुना है, तो कह रहा है कि इस कोण की माप क्या होगी। तो देखिए एक कोण मान लीजिए, तो x और 2x दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 60, यानी x का मान 60 है, तो इसका दुगुना है संपूरक कोण, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 60 बराबर कितना हो, 120 डिग्री, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दुगुनी है, तो इसकी माप होगी 120 डिग्री। 30 का हो जाएगा 3। 31 नंबर है कि आकृति में ए ओ बी, देखिए ए ओ बी जो है एक सरल रेखा है, एक्स का मान निकालना है यहाँ पर, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबको जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 2x, एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x, 4x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4x प्लस 20 बराबर हो जाता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 4x बराबर हो जाएगा 160 डिग्री, घटाएंगे 20 उधर चला जाएगा, घट जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 160 बटा 4, 4 चौका 16, यानी 40 डिग्री। तो इसमें देखिए 40 डिग्री है, तो 31 का हो जाएगा 4, या सॉरी 31 का हो जाएगा 1, 40 डिग्री। अब देखिए 31 के बाद 32 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि आकृति में यदि ओ पी समानांतर है आर एस के, और कोण ओ पी क्यू बराबर 110 डिग्री और कोण क्यू आर एस बराबर 130 डिग्री हो है, तो कोण पी क्यू आर बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण 110 डिग्री, ये कोण 130 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण जो है सो आपको निकालना है क्यू आर एस, सॉरी यहाँ पी क्यू आर ये कोण आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये चूंकि समानांतर है, तो यानी कि यहाँ पर भी अगर इस रेखा को बढ़ा देंगे आगे तो ये भी समानांतर हो जाएगा, ये कोण निकल जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये कोण जो होगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको आपको निकालने का जो तरीका है उसको बाद में आप देख लीजिएगा, दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर बता दीजिए इसको, तो फिर अगला वीडियो में बताएंगे। टाइम कम है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर मिलाइए। 32 का वैसे मान लीजिए 3 हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए 33 नंबर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, बहुत छोटा बच्चा बताएगा इसको, यानी कि 33 का 4। आज ये क्वेश्चन संख्या 34, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज में जिससे तीनों भुजा बराबर होता है और ऐसी स्थिति में तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा और 60 से 6 18 180 डिग्री हो जाता है, तो सभी कोण 60 डिग्री का होगा, यानी 34 का हो जाएगा 1, इसमें सभी कोण 60 डिग्री होता है। 35 नंबर है कि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है, तब पी आर बराबर होगा किसके, तो पी आर बराबर हो जाएगा ए सी के। 35 का हो जाएगा 3। क्वेश्चन संख्या देख लीजिए 36, क्वेश्चन संख्या 36, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 50 डिग्री है, तो कोण सी बराबर है किसके, तो कोण सी बराबर भी हो जाएगा 50 डिग्री के। 36 का 2। 37, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर कोण क्यू है, तो क्यू आर बराबर है
PRK, 37 का 3 हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज हमेशा समकोण होगा, ये परिभाषा ही है। 38 का 2। 39 नंबर, निम्न में से कौन सर्वांग समता की कसौटी है? तो याद रखिएगा सर्वांग समता की कसौटी है SAS। 39 का 2 होगा। 40, त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR और AB बराबर PQ, BC बराबर QR, तो कोण B बराबर होगा कोण Q के। 40 का हो जाएगा 2। 40 का 2। इस तरह से आपने गणित का देखा, गणित का हल। अब आ जाइए विज्ञान, इसी में चुकी है इसीलिए मैं एक साथ ही हल कर देता हूँ, कुल 80 क्वेश्चन का हल हो जाएगा। देखिए पहला इसमें विज्ञान का, कौन अदिश राशि है? देखिए तो इसमें अदिश राशि में जिसमें दिशा नहीं होती है, बल की दिशा होती है, क्योंकि बल में त्वरण है, त्वरण की दिशा होती है। त्वरण, बल, त्वरण, विस्थापन भी सदिश राशि है। चाल जो है वो अदिश राशि है। तो 1 का 3। ओडोमीटर मैंने सेट जो दिया था आप लोगों को, जो मेरा गेस्ट था उसमें सारा बहुत सारा क्वेश्चन लड़ गया है, लगभग 99% क्वेश्चन जो मेरा गेस्ट था उसमें से लड़ा है, तो जो मैंने वीडियो में भेजा था। दूसरा का हो जाएगा ओडोमीटर का आंसर 2। ओडोमीटर नापता है दूरी को। तीसरा देखिए त्वरण का मात्रक, SI मात्रक, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड का 3 हो जाएगा। 3 का 3। चौथा, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, तो इकाई समय में तय की गई दूरी जो होती है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, वो चाल कहलाती है, यानी 4 का 1। देखिए 5वां नंबर, निम्न में से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा V बराबर U प्लस AT। ये फार्मूला होता है V बराबर U प्लस AT, न्यूटन गति का नियम के अनुसार V बराबर U प्लस AT। 5 का 1। छठा, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो और 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या थी? ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। देखिए इसमें वस्तु का त्वरण दिया हुआ है, A बराबर कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद से 4 सेकेंड बाद वस्तु की चाल कितनी है? टाइम आपका दिया हुआ है 4 सेकेंड, और उसकी चाल कितनी V हो जाती है कितना? 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है U क्या थी? U बराबर व्हाट? U प्रारंभिक चाल क्या थी, इसको देखना है हम लोग को। तो एक फार्मूला होता है V बराबर U प्लस AT, इसमें बैठा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए V 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, U निकालना ही है। A दिया हुआ है 4 सेकेंड, T दिया हुआ है 4 सेकेंड, A का मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये 30 अब बराबर U अब प्लस 4 दूना 8, इसीलिए U बराबर कितना हो जाएगा? 30 घटाओ 8 बराबर कितना हो जाएगा? 22 8 30, यानी 22 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर 22 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। देखिए 22 है, देखिए 2 है, यानी छठा का 2 आंसर हो जाएगा 22 मीटर प्रति सेकेंड। देखा आपने, अभी हल देख लिया इसका। अब आ जाइए छठा के बाद 7वां, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? इतना बच्चा वाला लॉलीपॉप क्वेश्चन। 3 हो जाएगा इसका आंसर। 3 3 3 का 3, 7 का 3 हो जाएगा। 8वां नंबर हो इनमें से किसका जड़त्व अधिक है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो वस्तु जितना अधिक भारी होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। और साइकिल, कार, बस, ट्रेन में तो पता ही है ट्रेन कितना भारी होता है, ट्रेन आंसर हो जाएगा 8 का 4 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जरूरत उसी का होगा। अब देखिए 9वां नंबर, 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण है। तो यहाँ पर सेकंड सिर्फ आप लोगों को भरमाने के लिए दिया गया है, उस बहकाने के लिए दिया हुआ है। होशियार बच्चा क्या है, उसमें सेकंड से या समय से कोई लेना देना नहीं है, बस यही समझ लीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो वस्तु का त्वरण कितना हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो 30 से 5 से भाग लगा देंगे 30 में, तो 5 36 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9 का 4। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है तो संवेग क्या होगा? संवेग बराबर होता ही है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी mv, यानी कि 10 का 4। 11, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, g का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 11 का 2, एकदम हल्का क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g, बड़ा वाला g का SI मात्रक क्या होता है? तो ये देखिए सेट वाला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 12 का 3। देखिए 13 नंबर, चंद सब सेट का क्वेश्चन है, देखिए जो हमने गेस किया हुआ था, और JCERT क्वेश्चन से भी सब लड़ गया है। 13, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 भाग होता है, पढ़वे की तरह आसान क्वेश्चन। 13 का 4। 14, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? देखिए हवा, जल, भोजन, प्यार, यानी प्यार जो है, प्यार मोहब्बत, ये प्यार महसूस करने का चीज़ है, ये पदार्थ नहीं होता है। 14 का 3। 14 का 3। 15, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस में बहुत तेज गति होता है उसका, गैस में अणु बहुत तेज भागते हैं, इसलिए तो विसरण भी होता है उसमें। तो 15 का 3 हो जाएगा। 16,
वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है यही विसरण। देखिए डिफ्यूजन जिसको कहते हैं। 16 का 1, 17 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। तो जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 डिग्री केल्विन के होता है। तो 25 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 25 डिग्री में 273 जोड़ देंगे तो 298 डिग्री केल्विन हो जाएगा। 17 का 1। चलिए 18 नंबर, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, बहुत कम होता है, तब तो एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं, आराम से बहुत गतिशील होते हैं और उनका जो होता है जो उनका क्या कहते हैं उसको, ऊर्जा भी बहुत अधिक होता है। 19 नंबर, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है। तो देखिए घनत्व उसका निश्चित होता है द्रव का, आयतन भी निश्चित होगा, द्रव्यमान भी निश्चित, आकार निश्चित नहीं होगा। क्यों नहीं निश्चित होगा, क्योंकि जिस वस्तु में रखिएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, अपना कोई इसका निश्चित आकार नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो 19 का हो जाएगा 2। 20वां नंबर देख लीजिए, निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। सिल्क बिल्कुल नहीं, पॉलिएस्टर बिल्कुल नहीं, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं, सूती वस्त्र कॉटन जो होता है वो बहुत आरामदायक होता है, आरामदेह होता है। 20 का 3। 21 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो हो जाएगा वो 10 के पावर -9 मीटर, 9 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -9। 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। बी 21 का 2 होना चाहिए, इसमें मीटर होना चाहिए था, लेकिन खैर क्या कीजिएगा, छपा हुआ है उस तरह का। ऐसे इसमें ऑप्शन के अनुसार 2 होना चाहिए। 22वां नंबर, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। तो स्थिर अणु के नियम का प्रतिपादन किया है आपको तीसरा, एंटोइन एल लेवोजियर और प्रोस्ट ने। 3 हो जाएगा, 22 का 3। चलिए 23 नंबर, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है। तो लोहा का जो लैटिन नाम है वो फेरम है। 23 का 1। 24 सोडियम का संकेत, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 24 का 2 सोडियम हो जाएगा, Na। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है, 1:8, यानी 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जो 16 के बराबर होता है, तो 2 अठे 16, तो 1:8। चलिए उसके बाद देख लीजिए 25 हो गया। 26 का हो जाएगा। 26 सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है, तो उस क्या होती है, परमाणु। एक हो जाएगा। 26 का 1। 27 नंबर देखिए, आत्महत्या के थैला किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। 27 का 4, बड़ी आसान क्वेश्चन है। 28 नंबर है, तारक केंद्रक का कार्य है। तारक केंद्रक का कार्य क्या है, तरकु निकाय, मतलब स्पिंडल फॉर्मेशन। 2 हो जाएगा। तारक केंद्र का कार्य तरकु निर्माण। 29, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, जो मस्तिष्क में होता है, इतना लंबा होता है कि यहाँ से चांद तक चल जाइएगा तो खत्म नहीं होगा। 29 का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30वां नंबर, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है, गति संबंधी। पोषण, वृद्धि, श्वसन लगभग एक जैसा होता है, लेकिन गति देखिए, गति में बहुत अंतर। पादप एक जगह पर स्थिर रहता है, जंतु कहाँ से कहाँ पहुँचते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा गतिशील रहता है। तो 30 का हो जाएगा 2। 31 है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। 31 का 2। 32, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट। 2 हो जाएगा 32 का। चलिए 33 नंबर जो हो जाएगा आपका, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में। राइबोसोम अगर नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। 33 का 4 और 33 का 4। 34 नंबर, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो पौधों में वार्षिक वलय जो बनते हैं वो पार्श्व विभज्योतक, मतलब जो कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, इसके कारण से वार्षिक वलय बनते हैं। मैंने 34 का हो जाएगा 2। 34 का 2। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 है आपका, निम्नांकित में कौन फ्लोएम ऊतक का भाग नहीं है। तो स्नायु जो है, जिसको लिगामेंट बोलते हैं, वो फ्लोएम ऊतक का भाग नहीं है। मैंने 35 का 3। अब आ जाइए 36 नंबर। 36 में है, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है। तो जल और खनिज, जाइलम, जल जाइलम, तो यानी जाइलम जो है वो खनिज और जल और खनिज का वहन नहीं करता है। 37, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। तो एस्क्लेराइट्स, है ना, मूंगफली और बादाम में एस्क्लेराइट्स पाया जाता है। 37 का 2 हो जाएगा, एस्क्लेराइट्स। 38 नंबर, 38 है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं एपिथेलियम ऊतक या एपिथेलियल टिश्यूज, यानी 38 का हो जाएगा 2। 39 नंबर,
जिस मृदुता की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा 39 का 2। और 40 और लास्ट क्वेश्चन जो है वो गणित और विज्ञान का 40वां, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं किसमें? तो फ्लोएम में ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। फ्लोएम में 40 का हो जाएगा 2। इस तरह से आपने देखा कि आपका जो आज गणित और विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुल 80 क्वेश्चन का क्या सही उत्तर होगा, आप अपना उत्तर मिला लीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो का तुरंत लाभ उठा सकें और आपका पढ़ाई सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद।